नमस्ते दोस्तों। अपने चिकित्सा जीवन में मैंने कई ऐसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों से मुलाकात की है जो शायद मेडिकल कॉलेज जाने की राह पर थे, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले रास्ते में कहीं उन्हें यह विश्वास हो गया कि शायद पोषण, न्यूट्रिशन ही स्वास्थ्य की असली जड़ है, जो दवाओं से भी पहले आती है। चिकित्सा में हम अक्सर लोगों का इलाज तब करते हैं जब वे बीमार हो जाते हैं। हम लक्षणों का इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन बीमारी का कारण क्या था? अक्सर इसका कारण खराब आहार होता है। मेरे लिए और कई अन्य लोगों के लिए यह पहचानना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मैं दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों के छात्रों के बीच भी यही देखती हूँ। वे 18 से 20 साल के युवा हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें जीवन में क्या करना है। ऐसा लगता है कि उन्होंने भोजन को हल्के में लिया था, बस कुछ ऐसा जो भूख लगने पर खा लिया। लेकिन फिर रास्ते में कहीं उन्हें एहसास होता है कि पोषण के साथ आप कितनी अलग-अलग चीजें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई साल पहले पारंपरिक तरीका यह था कि आप किसी अस्पताल में आहार विशेषज्ञ डाइटिशियन बने। मुख्य रूप से एक पोषण विशेषज्ञ यही करता था। लेकिन फिर यह स्पष्ट हो गया कि खेल जगत को भी इसकी जरूरत है। तो आप खिलाड़ियों के लिए पोषण विशेषज्ञ बन सकते हैं और उनके प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। फिर यह भी स्पष्ट हो गया कि हमारे देश में जीवन स्तर में सुधार के बावजूद ऐसे बहुत से लोग हैं जो पोषण असुरक्षा से जूझ रहे हैं, यानी उन्हें सही भोजन नहीं मिल पा रहा है। कई सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन हैं जो स्वस्थ भोजन की पहुंच और उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी फूड बैंक के लिए काम कर सकते हैं, या किसी लंगर या सामुदायिक रसोई में, या किसी एनजीओ में जो जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा हो। सरकार में भी कई पद हैं जहां आप पोषण नीति के स्तर पर काम कर सकते हैं। बहुत सी अलग अलग नीतियां। उदाहरण के लिए, पोषण सुरक्षा पर वापस जाएं तो हमारे पास राशन की दुकानें, पीडीएस हैं, या आंगनवाड़ी कार्यक्रम हैं जो महिलाओं और बच्चों के लिए हैं। हमारे पास स्कूलों में मिड डे मील योजना भी है। मैं वर्तमान में उस सलाहकार समिति में हूं जो हर 5 साल में भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देशों, डाइटरी गाइडलाइंस की समीक्षा करती है। और मैं ये देखकर हैरान हूं कि सरकार के साथ कितने सारे पोषण वैज्ञानिक इन दिशा निर्देशों को अपडेट करने में मदद कर रहे हैं, जो अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। कुछ का पारंपरिक पोषण का अनुभव है, कुछ सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं, तो कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य या महामारी विज्ञान में। इसलिए इस मोड़ के बारे में पूछना मुझे दिलचस्प लगता है, क्योंकि कई लोगों को लगता था कि पोषण सरल है, बस खाना ही तो है। लेकिन वास्तव में आपको रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी की गहरी समझ होनी चाहिए। कई लोगों के लिए पोषण इन विषयों को इंसानों पर लागू करने का एक रोमांचक तरीका है। यह कई रोमांचक करियर की ओर ले जा सकता है। अब बात करते हैं उन बीमारियों के समूह की, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, प्री डायबिटीज और फैटी लिवर। दिलचस्प बात यह है कि इसे सबसे पहले गंभीरता से संबोधित करने वाले वैज्ञानिकों में से एक हमारे अपने संस्थान से निकले डॉ रमेश गुप्ता थे। उनका हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने बहुत ही उत्पादक जीवन जिया और वे अपने 90 के दशक में थे। उनके पास अभी भी कई आईसीएमआर अनुसंधान अनुदान थे जो वे चला रहे थे। वे बस अध्ययन करना
बंद नहीं कर सकते थे। उन्होंने शुरू में इसे सिंड्रोम एक्स कहा था। मैं शायद कहानी को थोड़ा सरल कर रही हूं, लेकिन अगर आप समय में पीछे जाएं तो दिल की बीमारी और डायबिटीज पर काफी जोर था, और वे थोड़ा ओवरलैप करते थे। काफी जोर खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर था, फिर विशेष रूप से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल स्तर पर ध्यान गया, न कि केवल कुल कोलेस्ट्रॉल पर, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि शायद एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके लिए स्वस्थ और अच्छा है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके लिए बुरा है। कभी कभी उच्च कुल कोलेस्ट्रॉल वाले किसी व्यक्ति में वास्तव में एचडीएल ज्यादा और एलडीएल कम होता था, इसलिए उसके बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाएं विकसित की गईं, और इसलिए स्टैटिन जैसी दवाएं कई कई वर्षों से मौजूद हैं। काफी हृदय रोग विशेषज्ञ और चिकित्सक सोचते हैं कि स्टैटिन को शायद पीने के पानी में मिला देना चाहिए। यह इतना प्रभावी है, हर किसी को स्टैटिन लेना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन के लिए व्यापक उत्साह है, और कई अध्ययन किए गए। सामान्य तौर पर वे बहुत प्रभावी थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डॉ रमेश गुप्ता ने देखा कि एक समूह ऐसा था जिसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम था, फिर भी उन्हें दिल की बीमारी और डायबिटीज थी। उच्च एलडीएल के बजाय उनके पास कम एलडीएल था, लेकिन उनके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत उच्च थे। उन्हें प्री डायबिटीज या डायबिटीज होने की प्रवृत्ति थी, और उनका ब्लड प्रेशर उच्च था। शारीरिक रूप से उनमें सेंट्रल एडिपोसिटी थी, जिसका मतलब है कि उनके शरीर में जो अतिरिक्त चर्बी थी वह चारों ओर नहीं फैली थी। वह मुख्य रूप से उनके अंगों के क्षेत्र में या उनके पेट तोंद में थी। जैसे ही उन्होंने कम एलडीएल के बावजूद लक्षणों के इस समूह को देखा, वे इसका अध्ययन करते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि इनमें से बहुत से लोगों को ग्लूकोज नियंत्रण और इंसुलिन के साथ समस्या थी। उन्होंने वास्तव में इसे देखने का एक तरीका इजाद किया, जिसे स्टडी स्टेट प्लाज्मा ग्लूकोज कहा जाता है। यह एक बहुत ही गहन चयापचय परीक्षण था। वे दोनों हाथों में सुई लगाते थे, और आपको इस परीक्षण के लिए 8 घंटे तक रुकना पड़ता था। वे सोमेटोस्टैटिन नामक एक दवा देते थे जो आपके खुद के इंसुलिन के उत्पादन को बंद कर देती थी, ताकि आपका अग्न्याशय पैनक्रियास इंसुलिन न बनाए। वे एक हाथ में बाहर से इंसुलिन चढ़ाते थे और दूसरे हाथ में ग्लूकोज, और वे ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते थे, और वे देखते थे कि आपके ग्लूकोज को स्वस्थ स्तर पर बनाए रखने के लिए कितना इंसुलिन लगता है। उन्होंने देखा कि अलग अलग लोगों के लिए यह बहुत अलग स्तर था। कुछ लोगों के लिए उसी मात्रा में ग्लूकोज को ठिकाने लगाने के लिए इंसुलिन का स्तर बहुत अधिक रखना पड़ता था। उन्होंने इसमें जो खोजा वह यह था कि यह उन लोगों में होता था जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटीज या कुछ ऐसा था जिसे अंततः मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाने लगा। उन्होंने जो समझ विकसित करने में मदद की वह यह थी कि अग्न्याशय इंसुलिन का उत्पादन कर रहा था, जिसे ग्लूकोज को कोशिकाओं में डालना चाहिए था, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। ग्लूकोज उच्च बना रहा। शरीर को संदेश मिलता था, अरे शायद मुझे और इंसुलिन बनाने की जरूरत है। अरे ये अभी भी कम नहीं हो रहा है, और इंसुलिन ये अभी भी खून में है, और इंसुलिन, और अंततः ग्लूकोज शरीर में जमा हो जाता, और हम इसे आपके
रक्त प्रणाली से बाहर निकाल लेते। इसे ही उन्होंने इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा। यह ऐसा है जैसे आप इसे बना रहे हैं, ये खून में है, लेकिन आपका शरीर संदेश को नहीं सुन रहा है। संदेश होना चाहिए था, अरे शरीर, तुमने खाना खाया है तो इंसुलिन बनाओ। जब तुम्हारे पास ग्लूकोज हो तो कोशिकाओं के पास जाओ और ग्लूकोज को अंदर आने देने के लिए दरवाजे खोलो। और यह काम नहीं कर रहा था। तो ये ऐसा था जैसे इंसुलिन जो संदेश देने का इरादा रखता था, उसे सुना नहीं जा रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह चीजों का एक समूह था जो एक साथ चलता था। फिर से उच्च एलडीएल नहीं। ये वे लोग हैं जिनके लिए कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे, अरे आप ठीक दिख रहे हैं, आपका एलडीएल कम है। लेकिन उनमें से बहुतों को डायबिटीज हो रही थी और डायबिटीज वाले बहुत से लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा था। तो यह फिर से वही था। इसे शुरू में सिंड्रोम एक्स जैसा कुछ कहा जाता था और इसके कई नाम थे। अंततः बहुत से लोगों ने इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहना शुरू कर दिया। 5 चीजों का यह समूह। इसका लक्षण यह था कि जब तक आपके पास 5 में से कोई 3 है, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अलग अलग लोगों या देशों के पास 5 का अलग सेट भी था, लेकिन यह लगभग हमेशा ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन या ग्लूकोज का कुछ माप और मोटापे या पेट की चर्बी का कुछ माप था। डॉक्टर रमेश गुप्ता वास्तव में इस शब्द से नफरत करते थे। मुझे बहुत पहले याद है, क्योंकि अगर लोगों के एक समूह में ये 3 थे लेकिन ये 2 नहीं, और दूसरे समूह में ये 3 थे लेकिन वो 2 नहीं, तो उन दोनों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के रूप में पहचाना जाता था। और उन्होंने सोचा, पता नहीं ये सही है या नहीं, वे अलग लोग हो सकते हैं क्योंकि उन सभी का एक जैसा पैटर्न नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ जो हुआ वह ये है कि लोगों ने पहचाना कि हाँ, यदि आपके पास इन 3 के बजाय केवल ये 3 है तो आप अलग हो सकते हैं। लेकिन ये सब अंतर्निहित इंसुलिन रेजिस्टेंस से संबंधित लगता है। उन लोगों के लिए एक शब्द है जो मोटे हैं या जिनके पास अतिरिक्त चर्बी है, लेकिन वे वास्तव में चयापचय मेटाबॉलिकली रूप से स्वस्थ हैं। एक डॉक्टर के रूप में आप उनके स्वास्थ्य के बारे में उतनी चिंता नहीं करेंगे जितनी किसी और के बारे में जो शायद दुबला भी हो और उतना अधिक वजन वाला ना हो, लेकिन चयापचय रूप से अस्वस्थ हो। हाँ, वह दिखावा धोखा है। आपके पास 2 लोग हो सकते हैं जो वास्तव में एक जैसे दिखते थे। मान लीजिए कि वे दोनों मध्यम रूप से अधिक वजन वाले थे और उन्हें कुछ वजन कम करना था, लेकिन आप उन्हें चयापचय रूप से देख सकते हैं और देख सकते हैं कि अरे बाप रे, यह व्यक्ति चयापचय रूप से इस व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक अस्वस्थ है, भले ही उनका स्वरूप एक जैसा हो और वजन भी एक जैसा हो। तो यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप बस देख सकें। यह केवल अतिरिक्त चर्बी होना नहीं है। इसमें अतिरिक्त चर्बी के ऊपर इंसुलिन रेजिस्टेंस की यह स्थिति है और ऐसा लगता था कि इसके लिए कुछ आनुवंशिक जेनेटिक प्रवृत्ति भी थी। इसलिए दक्षिण एशियाई आबादी यानी हम भारतीयों में और लैटिन अमेरिकी आबादी में ऐसे समूह थे जो दूसरों की तुलना में इसके प्रति बहुत अधिक संवेदनशील थे, भले ही वे थोड़ा अतिरिक्त वजन ले जाने वाले अन्य लोगों के समान दिखते थे। वे चयापचय रूप से मुसीबत में थे। टाइप 2 डायबिटीज हो रही थी या दिल का दौरा पड़ रहा था। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण क्या था? यह निश्चित रूप से वह जगह है जहां डॉ ललित खन्ना का काम आया। उन्होंने ग्लूकोज, फ्रुक्टोज
और चीनी के स्तर का पता लगाना शुरू किया और देखा कि क्या हो रहा था। इस समय के दौरान जब यह खोजा जा रहा था, कम से कम अमेरिका और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में चीनी का सेवन बढ़ रहा था, और मैं विशेष रूप से इसे एडेड शुगर ऊपर से डाली गई चीनी कहना चाहती हूँ। यदि आप फल खा रहे थे तो आपको प्राकृतिक शर्करा मिलेगी। यदि आप सब्जियां खा रहे थे तो भी प्राकृतिक शर्करा है। सब्जियां फाइबर रेशे के साथ आती हैं और वे ये शर्करा कोशिकाओं का हिस्सा हैं, और वहां चीनी तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। लेकिन अगर आपके पास टेबल शुगर चीनी, माल्टोज डेक्सट्रोज या फलों के रस का गाढ़ा सिरप है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में जो चीनी डाली जाती है उसके 20 अलग अलग नाम हैं। मूल रूप से वे सभी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज हैं। ऐसा लग रहा था कि लोग इसे अधिक खा रहे थे, और सरल शर्करा सिंपल शुगर्स के रूप में वे शरीर में बहुत तेजी से अवशोषित हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो विचार यह था कि शरीर महसूस कर रहा है, हे भगवान, आपने वास्तव में जितना खाना खाया है उससे कहीं अधिक खा लिया है। यदि आपके पास इतना ग्लूकोज है तो निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ आ रहा होगा। हमें इसे संभालने के लिए बहुत सारे इंसुलिन की आवश्यकता होगी। शरीर ने इंसुलिन का अधिक उत्पादन शुरू कर दिया, और यहां तक कि ठिकाने लगाने के लिए इतनी चीनी थी कि संकेत आपके शरीर द्वारा नहीं सुना जा रहा था। ग्लूकोज की यह निरंतर बाढ़ और स्पाइक्स उछाल, एडिंसुलिन स्पाइक्स, आपके अग्न्याशय को थका देते हैं और आपके शरीर को थका देते हैं। आप जानते हैं, विचार चिकित्सकों को यह पहचानने में मदद करना था कि ठीक है, उच्च एलडीएल वाले लोगों का एक समूह है। आप इस दवा को लिख सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वह दवा चयापचय रूप से अस्वस्थ लोगों की मदद नहीं करने वाली है। हमने देखा है कि जैसे जैसे मोटापे और अधिक वजन की दर बढ़ी है, टाइप 2 डायबिटीज की दर उनके ठीक पीछे बढ़ी है। टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो ये दोनों ही बढ़ रहे हैं। डॉ ललित खन्ना और डॉ रमेश गुप्ता जैसे लोगों और कई अन्य लोगों ने नोट किया है कि इसका बहुत कुछ संबंध आहार से है। इसे नियंत्रित किया जा सकता था। यदि हम अलग तरह से खा रहे होते तो हम इन चयापचय रोगों से पीड़ित नहीं होते। और यहीं पर चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मैदा का पूरा मुद्दा स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सामने आया है। दिलचस्प बात यह है कि समय ऐसा था कि स्वास्थ्य समुदाय का बहुत सारा ध्यान कम वसा, लो फैट वाले आहार पर था। और आप वसा कैसे कम करते हैं? आप स्टोर के कुछ उत्पाद लेते हैं, वसा निकालते हैं, और वे उतने अच्छे नहीं लगते। इसलिए उन्होंने उन उत्पादों में चीनी या रिफाइंड अनाज, मैदा मिला दिया, जो वास्तव में काफी अच्छे लगते हैं। निष्पक्ष रूप से कहें तो, लेकिन आपके लिए अच्छे नहीं रहे हैं, और उन्होंने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। मार्केटिंग बहुत प्रभावी है, और इसलिए वर्तमान में जो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य का क्रेज चल रहा हो और अस्वस्थ भोजन के बड़े पैकेज पर आप देखते हैं, ओह लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल, ओह वह स्वास्थ्यवर्धक भोजन होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ये कुकी या ये चिप्स या ये मिठाई ले लूंगी। नहीं 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 नहीं, हम वास्तव में अधिक सब्जियां और फल खाना चाहते हैं, लेकिन उन पर वे संकेत नहीं होते। वे सब्जी मंडी में हैं। उनके पास अलग अलग रंगों में बड़े चमकीले संकेत नहीं होते हैं जो कहते हैं, मुझे खरीदो। वह बस बैंगन या गोभी या फूल गोभी है, और उनमें ऊपर से चीनी नहीं डाली गई है, और वे कम वसा वाले हैं, और उनमें संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट कम है, और वे उच्च फाइबर वाले हैं। लेकिन उन पर यह बताने वाला कोई बोर्ड नहीं लगा है।
मुझे लगता है कि विपणक मार्केटर्स यह पहचानने में बहुत चालाक थे कि यदि उनके पास कुकीज़, चिप्स या डेज़र्ट है तो यह उन्हें और अधिक बेचने का एक तरीका था। हाँ, तो डॉजय और एकता शर्मा अन्य सूक्ष्म जीव विज्ञानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स के साथ मुझे लगता है कि 3 प्रकार के अध्ययन हैं जिन पर वे काम कर रहे हैं। एक चूहों के साथ तंत्र था, एक विशेष प्रकार के चूहे के साथ प्रयोगशाला में बहुत नियंत्रित अध्ययन जिन्हें ग्नोटोबायोटिक चूहे किनोटोबायोटिक माइस कहा जाता है। इन चूहों में कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें कीटाणु रहित वातावरण में रहना पड़ता है, पिंजरे में रहना पड़ता है और आप उन्हें किसी भी हवा या किसी भी चीज के संपर्क में नहीं आने दे सकते। फिर उन्होंने उन चूहों में सभी बैक्टीरिया को नियंत्रित किया। उन्होंने जो बहुत सारे काम किए, उन्होंने सुझाव दिया कि यह आहार ही था जो माइक्रोबायोम पेट के बैक्टीरिया के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था। तो एक प्रकार का अध्ययन चूहों के साथ है। एक अन्य प्रकार का अध्ययन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को देख रहा था, जहां शिकारी संग्रहकर्ता हंटर गैदरर जनजातियां हैं, हमारे भारत के आदिवासी क्षेत्रों की तरह। यह पश्चिमी आहार नहीं है। इसके बजाय ये बहुत सारे कंद जड़ें, जामुन और जमीन पर खाने योग्य कुछ भी इकट्ठा करना है और शिकार पर जाना और वापस आना है और कभी-कभी मांस खाना है, लेकिन अक्सर केवल जड़ें, कंद और फलियां ही होती हैं। उनके माइक्रोबायोम की विशेषताओं को देखने की प्रक्रिया में आपने देखा कि यह पश्चिमी आहार वाले लोगों से बहुत अलग था। उन्होंने जितना अधिक देखा, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, यह एक शिकारी संग्रहकर्ता आबादी थी। उनका माइक्रोबायोम एक दूसरे के बहुत समान था, लेकिन पश्चिमी आहार वाले किसी भी व्यक्ति से बहुत अलग था। यह अमेरिका, यूरोप या विकसित देशों के अन्य क्षेत्र हो सकते हैं। उनके माइक्रोबायोम भी एक दूसरे के समान हैं, लेकिन बहुत कम विविध हैं। उन आबादी में रोगाणुओं, माइक्रोब्स के प्रकार बहुत कम थे। तंजानिया का एक समूह हस्दा हाजदा वह है जिसका उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, और वास्तव में हजारों बैक्टीरिया प्रजातियां थीं जो आंत माइक्रोबायोम में हो सकती हैं। उन्होंने चूहों में भी इनमें से कुछ अध्ययन किए, जहां उन्होंने उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी उच्च फाइबर और कम फाइबर वाला आहार दिया। उन्होंने जो देखा, कम से कम चूहे के अध्ययन में, वह यह था कि हर पीढ़ी के बाद माइक्रोबियल विविधता कम होती गई, कम और कम और कम। फिर वे उन्हें यह देखने के लिए एक स्वस्थ आहार देने की कोशिश करते थे कि क्या वे इसे बढ़ा सकते हैं और अधिक विविध बना सकते हैं, और वे नहीं कर सके। एक बार जब ये परिवार चूहों की ये पीढ़ियां अपनी माइक्रोबियल विविधता खो देती थीं, वे इसे वापस नहीं पा सके। तो डॉ शर्मा बहुत चिंतित थे कि आधुनिक पश्चिमी आहार हमारी माइक्रोबियल विविधता को खत्म कर रहा है। जब तक हम इसे जल्द ही नहीं रोकते, हम इसे स्थायी रूप से खो सकते हैं। तो अब नए प्रकार के अध्ययन जिन पर मैं उनके साथ काम करने में सक्षम रही हूं, वे मनुष्यों के साथ रहे हैं, और हम उन्हें अधिक किण्वित खाद्य पदार्थ, फर्मेंटेड फूड्स खिलाते हैं जिनमें रोगाणु होते हैं और उच्च फाइबर वाले आहार होते हैं। फाइबर वह है जिसे पचाने और अवशोषित करने के लिए हमारे पास मानवीय एंजाइम नहीं है। फाइबर की परिभाषा ही यही है कि हम इसे अवशोषित नहीं करते हैं, और यह हमारे आंतों के रास्ते से कोलन बड़ी आंत तक जाता है। आंत के रोगाणु वास्तव में फाइबर को पचाने के लिए हजारों अलग अलग एंजाइम बनाते हैं। मनुष्यों के पास कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए केवल 20 एंजाइम होते हैं।
सामूहिक रूप से रोगाणुओं के पास इसे तोड़ने के लिए कई गुना अधिक एंजाइम होते हैं। इसलिए वे फाइबर को तोड़ रहे हैं और इसे ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और हमने जो सीखा है वह यह है कि इसे ईंधन के रूप में उपयोग करने की प्रक्रिया में वे छोटे मेटाबोलाइट्स उत्पन्न करते हैं, बहुत छोटे अणु जिन्हें हम शरीर में अवशोषित करते हैं। सबसे अच्छी तरह से पहचाने जाने वाले शॉर्ट चेन फैटी एसिड हैं। ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड और अन्य मेटाबोलाइट्स संभवतः प्रतिरक्षा कार्य इम्यून फंक्शन में मदद करते हैं और वे संभवतः सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए माइक्रोबायोम विविधता को देखने और यह पूछने के लिए बहुत उत्साह है कि हम इसे कितना बदल सकते हैं। क्या हम वास्तव में किसी की माइक्रोबियल विविधता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? मुझे पता है कि माउस अध्ययन में उन्होंने दिखाया कि कुछ कमी के काम को उलटा नहीं किया जा सकता है, लेकिन डॉ शर्मा अब सालों से अपने खुद के आहार के साथ खेल रहे हैं और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कांजी फर्मेंटेड ड्रिंक पीकर अपनी माइक्रोबियल विविधता को दोगुना कर लिया है। इसलिए मैं यहाँ कांजी पी रही हूँ। मैं हर हफ्ते एक नया बैच बनाती हूँ और मेरी दोस्त इसे देखती है और कहती है, अरे इसमें चीजें तैर रही हैं, इसमें क्या है? मैंने जवाब दिया, आह, ये रोगाणु है, मुझे रोगाणु मिल रहे हैं। और मैं अचार या घर का बना सिरका या दही या छाछ या किण्वित सब्जियां ले सकती थी। और इसलिए यह देखना बहुत दिलचस्प है कि क्या लोग अपनी माइक्रोबियल विविधता बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम में सुधार कर सकते हैं और शरीर में सूजन को कम कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि रोगाणुओं की सैकड़ों प्रजातियां हैं। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे वाले कौन से हैं और बुरे वाले कौन से हैं। और यह कठिन है, यह जटिल है। जब उन रोगाणुओं को किण्वित भोजन या फाइबर मिल रहा है, तो यह उन्हें उन छोटे अणुओं को उत्पन्न करने में मदद कर रहा है जिन्हें हम अवशोषित करते हैं। मेरे एक सहयोगी हैं जो इनका अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे 100 से अधिक छोटे अणुओं की पहचान की है जिन्हें हम अवशोषित करते हैं। और इसलिए किसी को विशिष्ट सलाह देना अभी संभव नहीं है। जैसे, ठीक है, मैं चाहती हूं कि आप ब्रोकोली खाएं ताकि यह वाला विशिष्ट कीटाणु बढ़े, ताकि यह वह छोटा अणु बनाए जिसे आप अवशोषित करेंगे और यह आपके रक्तचाप को कम करेगा या यह आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करेगा। ये लक्ष्य है, किसी दिन हम इस तरह से व्यक्तिगत पोषण को जान सकते हैं। बहुत सी कंपनियां अब भी इस पर काम कर रही हैं। शायद अंततः हम ऐसा करना सीखेंगे और पहचानेंगे कि किसी में इन विशिष्ट रोगाणुओं की कमी है और हमें उन्हें पेश करने की आवश्यकता है। हमें इसे कुछ खास फाइबर खिलाने की जरूरत है। ये एक सपना है, लेकिन हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। हम ये कहने के करीब भी नहीं हैं कि वह क्या है। तो मैं आपको बता सकती हूं, एक अध्ययन में जो हमने हाल ही में किया था, जिन लोगों को हमने भर्ती किया था, वे सामान्य रूप से दिन में 20 ग्राम फाइबर ले रहे थे। अमेरिका और भारत में सिफारिश 33 या 40 ग्राम प्राप्त करने की है, इसलिए यह सिफारिश से बहुत कम था और हमने उन्हें दिन में 40 ग्राम फाइबर खाने की सलाह दी और सिखाया। लोगों का एक और समूह है जो शायद ही कभी किण्वित भोजन फर्मेंटेड फूड खाता था, जैसे या तो बिल्कुल नहीं या दिन में आधी कटोरी या हर दूसरे दिन एक बार। यहाँ हमने उन्हें दिन में 6 सर्विंग खुराक खाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब मैं ये कहती हूँ तो
अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह बहुत ज्यादा है। उन्हें लगा होगा कि वे बस पूरे दिन किण्वित भोजन ही खा रहे थे। मैं तो दिन में केवल 3 बार खाना खाता हूँ। मैं दिन में 6 बार किण्वित भोजन कैसे कर सकता हूँ? लेकिन आपको यह समझना होगा कि 1 कप घर का बना अचार या किमची 2 सर्विंग है और इसमें ज्यादा कैलोरी नहीं होती। 1 कप छाछ या कांजी 2 सर्विंग है। यदि आप बाजार से एक बोतल कोम्बुचा, एक प्रकार की किण्वित चाय खरीदते हैं, तो ये 2 सर्विंग होगी, एक नहीं। वास्तव में जब हमने 6 सर्विंग के विभिन्न संयोजनों को एक साथ रखा, तो औसतन 6 सर्विंग के लिए कैलोरी का स्तर लगभग 300 कैलोरी था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो दिन में 2000 कैलोरी खाता है, यह वह सब कुछ नहीं था जो वे खा रहे थे। यह आधा भी नहीं था। यह उनके दैनिक सेवन का छठा हिस्सा या उससे कम था, जो किण्वित भोजन की सर्विंग थी। उस स्तर का लाभ है 5 सर्विंग, 4 सर्विंग, 3 सर्विंग, 2 सर्विंग, सभी का लाभ है। यह परीक्षण करना वास्तव में कठिन है क्योंकि यह अलग अलग लोगों के लिए अलग होगा और हमने इसका परीक्षण नहीं किया। हमारे पास केवल एक ही खुराक थी। हम अन्य खुराकों के साथ अन्य अध्ययन करने की उम्मीद करते हैं। हमारे लिए एक और मजेदार बात यह थी कि इन लोगों के लिए जिन्होंने वास्तव में कभी किण्वित भोजन नहीं किया था, अध्ययन के दौरान हमने उन्हें दिन में 6 सर्विंग तक पहुंचा दिया। जब अध्ययन खत्म हो गया तो हमने कहा, हम बाद में वापस आना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, लेकिन आप अब अध्ययन में नहीं हैं, इसलिए आप जो चाहें खा सकते हैं। जब हम वापस गए तो अध्ययन खत्म होने के बाद किण्वित खाद्य पदार्थों का औसत सेवन दिन में 3 सर्विंग था। इससे मुझे विश्वास होता है कि अध्ययन के लिए इसे करने के बाद उन्हें यह पसंद आया। उन्होंने कुछ किण्वित खाद्य पदार्थों का आनंद लिया जो वे खा रहे थे और अपने दम पर उन्हें दिन में 6 सर्विंग नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्हें इसका लगभग आधा मिल रहा था। इसका एक हिस्सा केवल परिचित होने की कमी थी, जो दिलचस्प है क्योंकि दुनिया भर की संस्कृतियों के लिए हजारों वर्षों से किण्वित खाद्य पदार्थ भोजन की खपत का एक बिल्कुल सामान्य हिस्सा थे। रेफ्रिजरेटर और पश्चिमी आहार के जिस तरह से चलन बढ़ रहा है, यह अब सामान्य नहीं है, लेकिन यह हो सकता है। और उनमें से कुछ खाद्य पदार्थ बहुत मजेदार हैं और उन्होंने बाजार में मिलने वाले दही को बर्बाद कर दिया है। उनके पास बहुत सारी चीनी है। मेरी दुकान में दही की एक पूरी कतार है और यहाँ सादा दही है। और फिर रसबेरी, अनानास, ब्लूबेरी और अमरूद के स्वाद फ्लेवर्स हैं। जब आप उन सभी को देखते हैं तो उन्होंने न केवल फल और रंग डाला, बल्कि उन्हें मीठा करने के लिए उनमें चीनी भी डाली। हाँ, उनमें रोगाणु माइक्रोब्स हैं, लेकिन उनमें इतनी अधिक ऊपर से डाली गई चीनी, एडेड शुगर है। यह शायद उस किसी भी लाभ को नकार देता है जो दही और बैक्टीरिया का होता। इसलिए यदि कोई वहां अपने रोगाणुओं को प्राप्त करने के लिए दही चुन रहा है, तो मैं बस सादे दही की दृढ़ता से सलाह देती हूं। अगर आप इसमें फल चाहते हैं तो कुछ फल खरीदें और इसे ऊपर से डालें। 2 चीजें जिन पर मुझे लगता है कि हर कोई सहमत है, वे हैं ऊपर से डाली गई चीनी और रिफाइंड अनाज जैसे मैदा। यदि हम विशेष रूप से अमेरिका या भारत को लें, मुझे लगता है कि यह पूरी दुनिया में सच है। ज्वार, बाजरा, रागी, जई, जौ
और गेहूं है। अनाज के कई कई प्रकार हैं। भारत में अब अनाज की खपत का एक बड़ा हिस्सा गेहूं है, और फिर उस गेहूं में से इसका अधिकांश हिस्सा सफेद आटा मैदा है। और इसका एक कारण है। यदि आप अंकुर जर्म को बाहर निकालते हैं और फाइबर को हटा देते हैं, तो शेल्फ लाइफ रखने की अवधि बहुत स्थिर हो जाती है। तो आप बहुत सस्ता भोजन बना सकते हैं जो सभी के लिए सुलभ हो। ये खराब नहीं होता है और आपको इसे फेंकना नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें बहुत सारे पोषक तत्व नहीं होते हैं। आपने बहुत सारे पोषक तत्व निकाल दिए। यह ज्यादातर स्टार्च है जो सिर्फ ग्लूकोज है। और जब आप इसे अवशोषित करते हैं और पचाते हैं, तो आपको बस बहुत सारा ग्लूकोज मिल रहा होता है। अंत में, जब तक आप इसे पूरी तरह से अवशोषित करते हैं, और यदि यह साबुत अनाज में नहीं लिपटा है, यदि इसे पहले से ही रोटी ब्रेड बनाने के लिए पाउडर में पीसा गया है, तो आपके लिए बहुत अधिक पाचन करना बाकी नहीं है। और इसलिए यह बहुत जल्दी पचता और अवशोषित होता है। यह वास्तव में अभी मेरी व्यक्तिगत रुचियों में से एक है, जिसमें बहुत से लोग कीटोजेनिक आहार, कीटोजेनिक डाइट पर जोर दे रहे हैं, जो कार्ब्स में बहुत कम है। इतना कम होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपनी सभी अतिरिक्त शर्करा, अपने सभी रिफाइंड अनाज, बीन्स, दालें, फल और अनाज से छुटकारा पाएं, चाहे वे कैसे भी आएं। और केवल जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां खाएं। केवल वही कार्बोहाइड्रेट आपको मिलते हैं। मैं थोड़ी चिंतित हूं क्योंकि बीन्स, साबुत अनाज और फलों में वास्तव में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या स्पष्ट रूप से एडेड शुगर और रिफाइंड अनाज मैदा है। प्री डायबिटीज या डायबिटीज वाले लोगों के लिए मुझे लगता है कि कीटोजेनिक आहार की तुलना में सरल चीज जो उन्हें अपने आहार में अधिक विविधता देगी, वह होगी एडेड शुगर पर ध्यान केंद्रित करना, और रिफाइंड अनाज भी। यह आमतौर पर लेबल पर देखना बहुत आसान होता है कि उन्होंने इसमें चीनी मिलाई है, या यह साबुत अनाज होल ग्रेन उत्पाद नहीं है। और इसलिए यदि वे बस उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये 90% लाभ का प्रतिनिधित्व करेगा। अन्य खाद्य पदार्थों को बाहर करने से शायद अधिक लाभ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ संभावित नुकसान भी है, क्योंकि वे सभी बीन्स, साबुत अनाज और फल माइक्रोबायोम पेट के कीटाणुओं को खिलाने के लिए फाइबर के साथ आते हैं। और यदि आप कार्बोहाइड्रेट के उन सभी स्रोतों को समाप्त कर रहे हैं, तो आप माइक्रोबायोम के लिए फाइबर नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और मैं थोड़ी चिंतित हूं कि आपका आंतरिक माइक्रोबायोम भूखा रह जाएगा। तो ईंधन के लिए उसके पास जो स्रोतों में से एक है, यदि आप फाइबर नहीं खा रहे हैं, तो वह हमारी आंतों की श्लेष्म परत, म्यूकस लाइनिंग है, जो कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों से बनी है। रोगाणु आपको खा सकते हैं। जब उन्हें पर्याप्त फाइबर नहीं मिल रहा होता है, तो वे आपकी आंत की परत को खा सकते हैं। फिर से यह कुछ ऐसा है जिसका डॉ. शर्मा ने अध्ययन किया है। यदि उन्होंने चूहों को पश्चिमी आहार बनाम स्वस्थ आहार दिया, तो उन्होंने देखा कि चूहों में श्लेष्म की परत पतली और पतली और पतली होती जा रही थी, जिससे उन्हें जीआई ट्रैक्ट, जठरांत्र संबंधी मार्ग के घटकों के संपर्क में लाया जा रहा था, जो परत के माध्यम से जा रहे थे, जिसे आपकी रक्षा करनी चाहिए थी, जिससे सूजन, इन्फ्लेमेशन और लीकी गट सिंड्रोम, लीकी गट हो रहा था। और इसलिए आप वास्तव में बलगम श्लेष्म की एक मोटी सुरक्षात्मक परत चाहते हैं। इसलिए आप फाइबर खाना चाहते हैं ताकि रोगाणु उसे खाएं
और वे आपको न खाएं। ओह हाँ, निश्चित रूप से पोषण पेशेवर सभी सोचते हैं कि यदि आपने अपने आहार में बदलाव किया और उस बदलाव को बनाए रखा, तो इसके आपके लिए दीर्घकालिक लाभ होंगे। हालांकि इस क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण चीजों में से एक यह है, खाद्य उद्योग सस्ता, कम खर्चीला, बहुत स्वादिष्ट भोजन बहुत सुलभ बनाता है। विरोध करना कठिन है। यह सस्ता है, इसका स्वाद अच्छा है, इसमें नमक, चीनी और संतृप्त वसा है, और यह एक अच्छे पैकेज में है और इसे खरीदना आसान है और आपको तत्काल इनाम मिलता है। तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं जो आनंद केंद्र हैं, और इनमें से कुछ चीजें जो हम खा रहे हैं वे उन आनंद केंद्रों को सक्रिय करती हैं। ओह, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। हे भगवान, ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन ये हमारे लिए स्वस्थ नहीं है। ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है। ये हमें इन खाद्य पदार्थों का आदि एडिक्टेड बना रहा है। जो चीजें आप खाते हैं वे मस्तिष्क को संदेश भेज रही हैं, और ये अभी हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है। डेविड और माइकल जैसे लेखकों ने इस पर किताबें लिखी हैं, और वे चीनी और रिफाइंड अनाज की नशे की लत की प्रकृति के बारे में बात करते हैं, जो इस मस्तिष्क आंत अक्ष ब्रेन गट एक्सिस को प्रभावित करते हैं, जहां मस्तिष्क चीनी को महसूस करने वाले आपके शरीर को सुन रहा है। ये वास्तव में भूखा नहीं है, लेकिन यह खाता रहता है। इसलिए आप अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाते हैं, क्योंकि आपको तृप्ति, सेटाइटी का वह एहसास नहीं हो रहा है जो ऐसा लगता है, ओह, मेरा पेट भर गया है, मेरे पास अब अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। नहीं, उसे वह संदेश नहीं मिल रहा है। इसलिए हम ज्यादा खा रहे हैं या वजन बढ़ा रहे हैं। जो लोग इसका अध्ययन करते हैं, और मेरी धारणा से वे जो कहते हैं वह यह है कि उस समय ऐसा नहीं है कि लोग पेटू हो रहे हैं या कमजोर इच्छा शक्ति वाले हैं, या बस अपने शरीर पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखते हैं। क्या हो रहा है कि तृप्ति या आनंद की सामान्य भावना प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक खाना पड़ता है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरह। वे एक तरह से तृप्ति प्रतिरोधी, सेटाइटी रेजिस्टेंट हैं। आपको भरा हुआ महसूस होना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते। और भरा हुआ महसूस करने के लिए आप वास्तव में अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क के साथ कुछ ऐसा संपर्क टूट गया है कि आपको भरने के लिए कितने भोजन की आवश्यकता है। और यह स्पष्ट रूप से एक समस्या है, क्योंकि वजन बढ़ने अतिरिक्त वजन और अतिरिक्त वसा की दर बढ़ रही है। हाँ, तो सीलियक रोग, सीलियक डिजीज वाले लोग हैं जिन्हें वास्तव में इसके साथ आंतों की समस्या है। यदि उनके पास कोई ग्लूटेन है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है जो लगभग विशिष्ट रूप से गेहूं में पाया जाता है, तो वे बहुत बीमार हो जाते हैं। कुछ अन्य अनाजों में थोड़ा सा है, लेकिन यह लगभग पूरी तरह से गेहूं में है। इसलिए सीलियक रोग वाले लोगों के लिए एकमात्र इलाज गेहूं से पूरी तरह बचना है, लेकिन आप जई और जौ खा सकते हैं, और आप अन्य खाद्य पदार्थ खा सकते हैं। बहुत सारे अनाज हैं जिन्हें आप खा सकते हैं, लेकिन गेहूं नहीं। सीलियक रोग का पूरा निदान होने के अलावा ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ग्लूटेन असहिष्णुता, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। यह कोई बीमारी की स्थिति नहीं है। गेहूं खाने पर कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं होती है, जैसे एलर्जी में, लेकिन हम ग्लूटेन असहिष्णुता में वृद्धि देख रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वे ग्लूटेन असहिष्णु हैं और असहज महसूस कर रहे हैं। ग्लूटेन मुक्त उत्पादों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। न केवल यह आंशिक रूप से हमारे द्वारा खाए जा रहे सभी गेहूं के कारण है,
बल्कि एक और बात जो हमने खराब तरीके से की है वह है कम लागत और दक्षता के लिए। गेहूं की कई अलग अलग किस्में हुआ करती थीं, विभिन्न किस्में। अब वे बहुत हद तक केवल एक या दो प्रकार ही उगाते हैं और वही सारी रोटी ब्रेड बनती है। और कुछ अन्य चीजों में भी यह लगभग समान है। वास्तव में उत्पादन के लिए बहुत अलग तरह के केले हैं और उन्होंने तय किया कि कैवेंडिश केले सबसे अच्छे उगते हैं और वे सबसे सस्ते हैं, इसलिए वे केवल एक ही तरह का बनाते हैं। चावल की कई किस्में हैं, लेकिन कुछ प्रकार के सफेद चावल बनाना ही वह है जो हर किसी को पसंद है। वास्तव में यह हमें विभिन्न प्रकार के चावलों के मामले में जोखिम में डालता है। इसलिए यह कोई फंगस, कीड़ा, खरपतवार या कुछ ऐसा हो सकता है जो उस फसल को प्रभावित करता है। यदि 12 किस्में होती तो ये आमतौर पर 12 में से केवल एक को प्रभावित करता। लेकिन अगर केवल एक ही किस्म है जिसे आप उगा रहे हैं, तो वास्तव में यहां एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है कि आप पूरी फसल को मिटा सकते हैं, क्योंकि भोजन की विविध आपूर्ति होने के बजाय आपने वास्तव में केवल एक प्रकार के गेहूं, एक प्रकार के केले, एक प्रकार के चावल पर ध्यान केंद्रित किया है। तो यह हमें जोखिम में डालता है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने गेहूं की किस्मों को सबसे लोकप्रिय बिकने वाले सस्ते लागत प्रभावी प्रकार तक सीमित कर दिया है, जिसे हम इतना अधिक खा रहे हैं कि हम ग्लूटेन असहिष्णुता विकसित कर रहे हैं। यदि अनाजों के प्रकारों में अधिक विविधता होती तो हम ग्लूटेन असहिष्णुता की इन बढ़ती दरों को उतना नहीं देखते। और फिर इसका एक हिस्सा एक अच्छा कारण है। इसका एक हिस्सा ये है कि वे भोजन की लागत कम करने और हर समय अधिक उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। भोजन को इस तरह बनाने का एक अच्छा कारण है, लेकिन हम जो देख रहे हैं, मुझे लगता है वे अनपेक्षित परिणाम हैं कि ग्लूटेन असहिष्णुता और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही हैं। इन प्रयासों के कारण हमने हर समय सस्ता और सुलभ भोजन बनाया है। हाँ, और क्या कोई एक डाइट है जो सबके लिए काम करती है? जवाब है नहीं। संभवतः आपके द्वारा उल्लिखित 2 अध्ययनों के बीच एक को A to Z अध्ययन, A to Z स्टडी कहा जाता है, और एक को डाइट फिट्स कहा जाता है। हमारा समग्र निष्कर्ष यह था कि किसी भी आहार पर कुछ लोग वजन कम करते हैं और हर आहार पर कुछ लोग असफल होते हैं। कोई एक आहार नहीं है जो सभी के लिए काम करता है। हम व्यक्तिगत अंतरों की तलाश कर रहे हैं जहां हम आहार को वैयक्तिकृत कर सकें और कह सकें, ओह, आपको लो कार्ब कम कार्बोहाइड्रेट पर जाना चाहिए और आपको लो फैट कम वसा पर जाना चाहिए। लेकिन हमारे अध्ययनों में क्या हुआ कि जब हमने बहुत उच्च गुणवत्ता वाले कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार और उच्च गुणवत्ता वाले कम वसा वाले आहार बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, तो वे बराबर थे। और जिस तरह से हमने उन्हें उच्च गुणवत्ता वाला बनाया, उसका एक हिस्सा यह था कि हमने दोनों आहारों पर लोगों को कम एडेड शुगर और रिफाइंड अनाज खाने के लिए कहा। अब कम वसा, लो फैट के लिए यह थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि एडेड शुगर और रिफाइंड अनाज में वसा नहीं होती है। कम वसा वाले उत्पाद हैं, लेकिन वे भोजन के स्वस्थ स्रोत नहीं हैं। और कम कार्बोहाइड्रेट, लो कार्ब आहार के लिए वे लोग अंत में, क्योंकि वे कम कार्ब खा रहे हैं, अधिक वसा का उपभोग करते हैं। यह संतृप्त वसा
सैचुरेटेड फैट में उच्च हो सकता है। यह मक्खन और मांस हो सकता है, लेकिन यह एवोकैडो, वसायुक्त मछली, नट्स, बीज, जैतून का तेल और सलाद के कारण भी उच्च वसा वाला हो सकता है। यदि आप इसे स्वस्थ असंतृप्त वसा के साथ स्वस्थ लो कार्ब बनाते हैं, और यदि आप इसे एडेड शुगर और रिफाइंड अनाज के बिना स्वस्थ लो फैट बनाते हैं, तो उनके बीच का अंतर दूर हो जाता है। और इसलिए ऐसा होता है कि वे दोनों ठीक होंगे। यह एक तरह का अच्छा संदेश है, क्योंकि शायद आप एक प्रकार का दूसरे से अधिक आनंद लेते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे की तुलना में सबसे अच्छा तरीका नहीं लगता है, जब तक कि वे दोनों अच्छी गुणवत्ता वाले आहार हैं और आप अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जब हमने यह अध्ययन किया, तो दोनों समूहों को हर दिन सब्जियां खाने के लिए कहा गया। सब्जियां कार्ब्स हैं, लेकिन हमने लो कार्ब वाले लोगों को सब्जियां खाने के लिए कहा, क्योंकि उनमें बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। यदि आपके पास सब्जियों का सलाद है, तो यह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उनमें बहुत अधिक कार्ब्स नहीं हैं। जैसे मैं पहले बता रही थी कि किमची और घर के अचार के लिए एक सर्विंग केवल आधा कप है और 2 सर्विंग 1 कप है, लेकिन ये केवल 50 कैलोरी की तरह है। यदि आपके पास 1 कप नट्स होते, तो हे भगवान, वह सैकड़ों और सैकड़ों कैलोरी होती। यदि आपके पास एक एवोकैडो होता, तो हे भगवान, वह बहुत अधिक कैलोरी होती। लेकिन अगर हर कोई सब्जियां खा रहा है, यहां तक कि लो कार्ब वाले लोग भी, भले ही वे ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हैं, क्योंकि सब्जियां ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हैं, वहां बहुत अधिक कैलोरी नहीं है। इसलिए लो कार्ब समूह हर दिन सब्जियां खा रहा है, भले ही वह कार्ब्स है। और लो फैट वाले एडेड शुगर और रिफाइंड अनाज से बचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भले ही वे कम वसा वाले हों। इसलिए हमने केवल कम लो पर ध्यान केंद्रित नहीं करने की कोशिश की। हमने लो कार्ब और लो फैट, लेकिन उच्च गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। जब हम ऐसा करते हैं, तो वे दोनों वजन घटाने में मदद करने के लिए ठीक लगते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ क्या होता है, कुछ लोगों के लिए, जब वे खाद्य पदार्थों के एक निश्चित सेट को खत्म करते हैं, तो वे संतुष्ट होते हैं। उन्हें भोजन पसंद आता है और उन्हें लगता है कि उन्हें एक ऐसा तरीका मिल गया है जो उनके लिए काम करता है। वे सोशल मीडिया पर जाते हैं और कहते हैं, मेरे पास जवाब है, यही जवाब है। और जब दूसरे लोग इसे आजमाते हैं, तो ये उनके लिए काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी अलग-अलग प्राथमिकताएं या सांस्कृतिक अंतर या अन्य कारण हैं। बहुत सी अलग-अलग चीजें हैं जो काम करती हैं। कोई एक तरीका नहीं है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से जब कोई सफल होता है, मुझे लगता है कि वे इसके बारे में लिखते हैं, जैसे यही तरीका है, यही एक तरीका है, मेरा तरीका करो। और जब कोई और इसे आजमाता है, तो ये काम नहीं करता है। लेकिन जब वे दूसरा तरीका आजमाते हैं, तो ये उनके लिए काम करता है। और वे कहते हैं, ये मेरा तरीका है, मेरा तरीका करो। और ये सभी के लिए काम नहीं करता है। और फिर जब जनता यह देखती है, तो मुझे लगता है कि उनकी धारणा है, आह, वे सभी असहमत हैं। यह बहुत विवादास्पद है। कोई समझौता नहीं है, कोई कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं लगता कि यह सच है। मुझे लगता है कि हम वास्तव में एक स्वस्थ आहार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं,
यदि आप अनुसंधान वैज्ञानिकों या अच्छी तरह से शिक्षित पोषण विशेषज्ञों की एक टीम को एक ही कमरे में इकट्ठा करते हैं तो मुझे लगता है कि वे लगभग हर चीज़ पर सहमत होते हैं। मुझे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एएचए के कुछ पैनलों में रहने का मौका मिला और मैंने अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन एडीए के साथ ऐसा किया है। और मैं अब आहार दिशा निर्देश सलाहकार समिति डीजीए के साथ ऐसा कर रही हूँ। और जब वे सभी अच्छी तरह से प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं तो वे देख सकते हैं कि यह विवाद वास्तव में वहां नहीं है। यदि आप संदर्भ और उन खाद्य पदार्थों को समझते हैं जो लोग वास्तव में खा रहे हैं तो दिन के अंत में यह केवल स्वस्थ भोजन खाने, बहुत सारी सब्जियां खाने, साबुत खाद्य पदार्थ, होल फूड्स खाने पर आता है। आप भारतीय, मध्य पूर्वी, लैटिन अमेरिकी बहुत सारे हैं, एशियाई भी बहुत सारे अलग अलग आहार प्रकार हैं जो स्वादिष्ट हैं और हजारों वर्षों से बचे हुए हैं। लोग सिस्टम के साथ खेल खेलने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, ओह, मैं इसे लेने जा रहा हूं और इसे पश्चिमी आहार बनाने जा रहा हूं और मैं चीनी और संतृप्त वसा जोड़ने जा रहा हूं और यह अधिक सुविधाजनक होगा और इसकी कीमत कम होगी और इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। और उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया। इसलिए यदि हम बस साबुत खाद्य पदार्थों, विविधता और कम एडेड शुगर और रिफाइंड अनाज पर वापस आ सकते हैं तो आप भूमध्य सागरीय, लैटिन अमेरिकी, एशियाई या मध्य पूर्वी हो सकते हैं और अपने भोजन का आनंद ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। इसे देखने का एक तरीका लोगों को ये बताना है कि क्या नहीं खाना है, अवॉइड। और इसे देखने का दूसरा तरीका ये है कि क्या शामिल करना है, इंक्लूड। मुझे लगता है कि लोगों को ये बताना कि क्या नहीं खाना है अक्सर उल्टा पड़ जाता है क्योंकि वे इससे बचते हैं और फिर वे एक और चीज चुनते हैं जो उनके लिए बुरी है। यदि आपको इसे एक सरल संदेश तक सीमित करना है तो यह अधिक फाइबर होगा। यदि आप अधिक फाइबर खाते हैं तो उसे पौधों से आना पड़ा। कोई मांस नहीं, कोई डेयरी नहीं, कोई पनीर नहीं, जिसमें कोई फाइबर हो। और फाइबर में जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आंत में धीरे धीरे अवशोषित होते हैं। तो यह जरूरी नहीं कि लो कार्ब आहार हो, लेकिन यह तेजी से अवशोषित ग्लूकोज की कम मात्रा होगी और इसलिए आपको वह इंसुलिन प्रतिक्रिया नहीं होगी। उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाने से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा और वे उनमें बहुत सारे पोषक तत्व उठा रहे हैं। एडेड शुगर और रिफाइंड अनाज से पूरी तरह छुटकारा पाना मेरे लिए पूरी तरह से काम करता है। मैंने इसे बीन्स, दालों, सब्जियों, नट्स और बीजों से बदल दिया, लेकिन मुझे लगता है कि कोई और कहने वाला है। हाँ, मैंने उस सभी एडेड शुगर और रिफाइंड अनाज से छुटकारा पा लिया और इसके बजाय मैं कृत्रिम मिठास, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले रहा हूँ और मैं कुकीज़ खा रहा हूँ जो कीटो हैं और मैं ले रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमारा वास्तव में मतलब था कि एडेड शुगर और रिफाइंड अनाज से छुटकारा पाने के बाद आप साबुत खाद्य पदार्थ, होल फूड्स लें। इसलिए मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि बचने के मामले में शायद वे दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन चूंकि लोगों को यह बताया जाना पसंद नहीं है कि क्या नहीं खाना है, अगर आप उन्हें मानवीय रूप से संभव उतना फाइबर प्राप्त करने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब है कि वे बीन्स, फलियां, फल, नट्स, उन सभी चीजों को शामिल कर रहे हैं। और फिर ठीक है, अब अपना केक या अपनी कुकी खा लो। ओह नहीं, मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। आह, मैंने वह सारा दूसरा खाना खा लिया और मैं इतना भरा हुआ हूं कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुकी भी खा सकता हूं। यह मेरा सपना है कि हम शानदार स्वाद वाले
सांस्कृतिक आहारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे कि जिनका मैंने पिछले कुछ मिनटों में उल्लेख किया है, और माइक्रोबायोम के लिए अधिक फाइबर प्राप्त करना, जिसे हम अब समझते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। और ये लोगों को सकारात्मक बदलाव करने के लिए प्रेरित करेगा कि अपने आहार में क्या शामिल करें, और उन्हें शर्मिंदा न करें, और उन्हें यह न बताएं कि उससे बचें, जैसे ओह, आप एक शर्मनाक व्यक्ति हैं, आप अपने आहार में उसे शामिल करते हैं, आपको इससे बचने की आवश्यकता है। यह बहुत सकारात्मक संदेश नहीं है। इसलिए यदि हम सकारात्मक संदेश पर ध्यान केंद्रित कर सकें, तो मुझे लगता है कि हमारे पास बड़ा प्रभाव डालने की संभावना है। उपवास फास्टिंग का अध्ययन करना कठिन है, क्योंकि इसे करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। इसलिए हमारे पास बहुत सारे अच्छे अध्ययन नहीं हैं। आप 7 में से सप्ताह में 2 दिन कर सकते हैं, आप महीने में सप्ताह में 5 दिन कर सकते हैं, या आप वह कर सकते हैं जिसे समय प्रतिबंधित भोजन, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कहा जाता है। 16 घंटों में खाने के बजाय आप 12 या 10 या 8 घंटे की खिड़की में खा सकते हैं। बहुत सारे समय प्रतिबंधित खाने के दृष्टिकोणों के साथ मेरी निराशा यह है कि वे भोजन की गुणवत्ता के बारे में बात नहीं करते हैं। वे केवल खिड़की समय के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं, ओह, ये आसान है, चलिए देखते हैं, क्या मैं अभी खाता हूं? नहीं, यह वह समय है जब मैं नहीं खाता। क्या मैं अभी खाता हूं? हाँ, इस समय मैं करता हूं। इसलिए उन्हें पसंद है कि वह नियम कितना सरल है। लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से बहुत से लोग भोजन की गुणवत्ता के लिए खराब विकल्प चुनते हैं। मुझे लगता है कि लंबे समय में गुणवत्ता सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैंने यह कहने के लिए बहुत सारे अच्छे अध्ययन नहीं देखे हैं। आह, बस यही है, आंतरायिक उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग, यही वह एक चीज है जो हर किसी के लिए काम करती है। अभी तक किए गए अध्ययनों में यह साबित नहीं हुआ है। जीवन का एक बहुमूल्य सबक। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सरल सबक जो मैंने इतने वर्षों में सीखा है, वह यह है कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है, यह एक बगीचा है। यदि आप इसमें खाद और पानी, पोषक तत्व और फाइबर डालेंगे तो यह खिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें कूड़ा, चीनी और मैदा डालेंगे तो इसमें केवल खरपतवार ही उगेंगे। आपकी रसोई ही आपकी सबसे बड़ी दवा की दुकान है। अपनी पुरानी पारंपरिक भारतीय थाली की ओर लौटें, जिसमें दाल, चावल, रोटी, ढेर सारी सब्जी, थोड़ा अचार और दही होता था। अपने पेट के उन नन्हे दोस्तों कीटाणुओं को भूखा मत मारिए, उन्हें रेशेदार भोजन दीजिए। जब आप अपने शरीर का सम्मान करेंगे तो शरीर बुढ़ापे में भी आपका साथ निभाएगा। स्वास्थ्य कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है, और हर एक निवाला मायने रखता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए संकोच न करें। अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आज ही अपने हाथों में लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको ऐसी ही काम की और व्यावहारिक स्वास्थ्य जानकारी मिलती रहे। कृपया नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आप आज से अपनी डाइट में एक कटोरी एक्स्ट्रा सब्जी या सलाद जोड़ने का वादा करते हैं। इस जानकारी को अपने सभी रिश्तेदारों, व्हाट्सएप ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी स्वस्थ रह सकें।